Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Awais Aziz. I'm an orthopedic surgeon currently doing a second fellowship in trauma and orthoplasty in Salim Murad Hospital. I welcome you all in another episode of Orthopedic Podcast with Dr. Ahmed Shoaib. Our today's topic is fragility fracture in geriatric population. Dr. Ahmed Shoaib is an FRCS CCT consultant who has worked abroad for more than 2 decades. He has specialization in joint replacement surgery and bone and soft tissue tumor surgery, Vancouver, Canada. Welcome, sir. How are you? Thank you very much for us. So what is fragility fracture in geriatric population? तो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोन की वीकनेस की वजह से एल्डरली पॉपुलेशन या ओल्ड एज के अंदर ये फ्रैक्चर होता है। जब हमारी एज बढ़ती है तो बोन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और माइनर फॉल्स के साथ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसे हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं। सर इसमें कौन कौन से फ्रैक्चर्स आते हैं मोस्ट कॉमनली? तो इसमें सबसे अहम तो हिप फ्रैक्चर्स हैं, रिस्ट के फ्रैक्चर और प्रॉक्सिमल ह्यूमरस या शोल्डर के फ्रैक्चर भी शामिल हैं। ये 3 कॉमनेस्ट फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हैं और ये यूजुअली 60 ईयर्स से अबव पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक सर। सर हाउ कैन वी अवॉइड इट? अक्सर पेशेंट आके ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट आके हमसे पूछते हैं कि हाउ कैन वी अवॉइड इट? सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे जिससे वो अवॉइड कर सकें? आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट वे तो ये है कि जब आपकी घर में कोई एल्डरली पर्सन मौजूद है तो सबसे पहले आप घर का सेफ्टी ऑडिट करें। कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो किसी चीज़ के पाँव में फंसने की वजह से गिर के आते हैं। तो अक्सर घरों में रग्स पड़े हुए हैं, तो हमारी जब एज बढ़ती है तो हमारी एबिलिटी टू लिफ्ट द फुट अप एंड क्लियर द ग्राउंड कम होती जाती है ड्यूरिंग गेट साइकिल। तो उसकी वजह से उनका ठोकर लगने का चांस ज़्यादा होता है और उसी वजह से आमतौर पे गिरते हैं। दूसरा कॉमनेस्ट रीज़न जो मैं पाकिस्तान में देखता हूँ वो बाथरूम है, जहाँ पर वो पानी पड़ा होता है और उसके ऊपर से लोग स्लिप हो जाते हैं और उसकी वजह से रिस्ट का, शोल्डर का या हिप का फ्रैक्चर होता है। जी सर। वैसे इस बिस्फोस्फोनेट हेल्पफुल इन वेरी ओल्ड एज पेशेंट्स अगर प्रिवेंटिव तौर पे हम देना चाहें? देखिए, बिस्फॉस्फोनेट आर हेल्पफुल और इसका एक क्राइटेरिया है क्योंकि ये मेडिकेशन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर किसी पेशेंट को फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो जाए तो तब वो इंडिकेशन है टू गेट बिस्फॉस्फोनेट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो डेक्सा स्कैन होना चाहिए, विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्कैन जिससे हमें पता लगता है कि ये हड्डियाँ कमज़ोर हैं या नहीं हैं। उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, एक नॉर्मल बोन है, एक ऑस्टियोपीनिया है जिसके अंदर बोन की वीकनेस है लेकिन इतनी सिवियर नहीं है कि उसमें बिस्फोस्फोनेट या मेडिकेशन शुरू की जा सके, और ऑस्टियोपोरोसिस है जिसके अंदर फिर हमें शुरू करनी होती है बिस्फोस्फोनेट ट्रीटमेंट और उसके अंदर 2 ऑप्शंस। ठीक सर। एंड सर व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिप फ्रैक्चर? सो अगर हिप फ्रैक्चर की बात की जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है क्योंकि हिप इज़ अ लार्ज जॉइंट और उससे पेशेंट की मोबिलिटी काफ़ी सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड होती है। और इसके मेनली ब्रॉडली 2 टाइप्स हैं। एक तो इंट्राकैप्सुलर यानी कि जो जॉइंट के बहुत पास फ्रैक्चर होता है, और जॉइंट के बाहर फ्रैक्चर है। तो जॉइंट के जो बाहर वाला फ्रैक्चर है यूजुअली प्लेट या रॉड के साथ, इंटरमीडिएट नेल जिसे हम कहते हैं, उसके साथ वो ट्रीट किया जाता है। और जो इंट्राकैप्सुलर यानी कि जॉइंट के पास वाले फ्रैक्चर हैं उनके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या हाफ हिप रिप्लेसमेंट और एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसके अंदर आप मुकम्मल तौर पे जॉइंट को चेंज कर। सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सीक हेल्प अर्ली आफ्टर अ पेरिटोकॉन्टाइलिक फ्रैक्चर और फीमर फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर? सो दीज पेशेंट्स आर ऑफनली एल्डरली और पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा है कि पेशेंट बहुत लेट प्रेजेंट लेट करते आते हैं हैं। सर। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी फैमिलीज़ खुद ही डिसाइड कर लेती हैं कि दे आर नॉट फिट फॉर इट। और इंग्लैंड के अंदर अगर 48-72 आवर्स से ज़्यादा लेट इस पेशेंट को ऑपरेट किया जाए तो हॉस्पिटल को फ़ाइन होता है, और वो फ़ाइन इसीलिए होता है क्योंकि जो रिकवरी है लेट सर्जरी के साथ वो स्लोर होती है। इसलिए ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आना चाहिए, और ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम दे नीड सर्जरी एज सून एज पॉसिबल बाय समबडी हु नोज व्हाट दे आर डूइंग। So it's very common practice in Pakistan, in especially government hospitals, that they don't offer surgery और they just apply boot cast. और बहुत लोग उसके साथ काफ़ी देर तक ये बिलीव करते हैं कि इसमें फ्रैक्चर हील हो जाएगा। Bit conservative. So I must admit that this is not something I've ever seen abroad in Canada or England where I've trained. तो ये fractures invariably surgery के साथ treat होते थे, और हम families को भी गाइड करते हैं कि although it's high risk surgery
लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट पेशेंट को एक सर्वाइवल का चांस मिलता है. विद बूट एंड कास्ट इट्स वेरी अनलाइकली दे विल There is no alternative. You have to opt for surgery. you have to go for surgery. जी. All over the world this is standard practice. So what is the difference between hemiarthroplasty and total hip replacement? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर एक पेशेंट इंडिपेंडेंट मोबिलाइज़र है विच मींस कि अगर वो चलने फिरने के लिए कोई स्टिक वगैरह यूज़ नहीं करते और घर में घूमते फिरते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो इसको कहते हैं कम्युनिटी एम्बुलेटर. तो जो कम्युनिटी एम्बुलेटर होता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो बगैर स्टिक के नमाज़ पढ़ने जाते हैं, या अगर फीमेल है तो वो शॉपिंग वगैरह करने बाहर जाते हैं ख़ुद, तो उस केसेस के अंदर हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो है वो एडवाइस करनी चाहिए. उसकी वजह ये है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में आउटकम इन पेशेंट्स के अंदर बेहतर होती है. लेकिन वो पेशेंट जो कि बिल्कुल मोबिलिटी पुअर है, वो बेड से बाथरूम तक जाते हैं और थोड़ा बहुत टीवी लाउंज तक चले जाते हैं, मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, एज भी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या हाफ हिप रिप्लेसमेंट करते हैं. इन दोनों में फ़र्क ये है कि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में हम सिर्फ बॉल जो है हिप जॉइंट का उसको चेंज करते हैं, और टोटल हिप रिप्लेसमेंट में बॉल को भी चेंज करते हैं और सॉकेट को भी चेंज करते हैं. तो ये इन दोनों का फ़र्क है. ऑब्वियसली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट इज़ अ डिफरेंस, और जो कॉस्ट ऑफ टोटल हिप रिप्लेसमेंट है इज़ मच मोर एज़ कम्पेयर टू अ हेमी आर्थ्रोप्लास्टी. और उसी की वजह से शायद हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स को हेमी आर्थ्रोप्लास्टी बिकॉज टेक्निकली भी ईजियर है तो वो हो जाती है, और उसके 1-2 साल के बाद वो वियर आउट हो जाती है, और वो फिर पेशेंट हमारे पास वापस आते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो कि मच मोर कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, बिकॉज इन द फर्स्ट इंस्टेंस टोटल हिप होनी चाहिए थी बजाय इसके कि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी. सर ये मेरा इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहुत से सर्जन्स जहाँ पे हम भी ट्रेन हुए, दे यूजुअली प्रेफर कि आप हेमी करें, इवन द पेशेंट इज कम्युनिटी एम्बुलेटर. सो इन पाकिस्तान आई हैव सीन कि पीपल आर जनरली अ बिट रिलक्टेंट टू डू टोटल हिप एंड दे प्रेफर कि आप हेमी कर दें. सो व्हाट इज यू आई जस्ट वांट जूनियर्स कंसल्टेंट्स लाइक मी और अदर कंसल्टेंट्स हु आर वाचिंग कि क्यों हेमी नहीं करनी चाहिए व्हेन यू नो कि टोटल हिप इज अ गुड ऑप्शन. कॉस्ट इज एन इशू बट उसके अलावा मेरे ख्याल में टेक्निकली चूँकि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी ईज़ियर है, और जब आप नई-नई अपनी ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो ये उन चंद ऑपरेशंस में से है जो आप पहले सीखते हैं, और टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी सीनियर लेवल पे लोग करते हैं. तो मेरे ख्याल में इसी वजह से रिलक्टेंस हो सकती है हो, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट इसका रीज़न बताना मेरे लिए मुश्किल है. हाउएवर जो अगर आप देखें वेस्ट के अंदर तो बड़े क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया, और मेरे ख्याल में उन्हीं को फॉलो करना चाहिए ठीक और रिजल्ट्स भी टोटल हिप के आर मच सुपीरियर देन हेमी. इन सर्टेन पेशेंट्स. तो अगर पेशेंट जो है वो कम्युनिटी एम्बुलेटर है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे विल बी ऑफर्ड अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट. And how soon can a patient start walking after total hip replacement? तो अगर हिप रिप्लेसमेंट सुबह हुई है तो वो अगेन शाम को वो चल सकते हैं, और अगले दिन आमतौर पे घर चले जाते हैं इफ़ दे आर स्टेबल. अगर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है और मेडिकल इश्यूज़ हैं जो कि इन पेशेंट्स में अक्सर होते हैं, तो तब उनका स्टे कुछ दिन लंबा भी हो सकता है. एंड सर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर जिसमें हम प्लेट या नेल करते हैं, तो उसके अंदर हम कब पेशेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं? पेशेंट्स को ये कंसर्न होता है कि हम कब चलना शुरू करें. मेरे ख्याल में अब प्रेजेंट डे ऑर्थोपेडिक्स में बहुत कम कंडीशन रह गए हैं जिसके अंदर हम पेशेंट को वेट बेयरिंग नहीं अलाउ करते. मेजॉरिटी केसेस के अंदर स्पेशली इन एल्डरली पॉपुलेशन आपको ऑपरेशन ही वो करना चाहिए जिससे वो फ़ौरन वज़न डाल सके, क्योंकि इन पेशेंट्स के लिए चलना फिरना मुश्किल होता है. देयर मसल्स आर जनरली वीक. शोल्डर का आर्थराइटिस भी कईयों को होता है, उनके लिए फ्रेम यूज़ करना भी मुश्किल होता है. तो हमारी हमेशा से ट्रेनिंग यही थी इंग्लैंड के अंदर भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो इम्प्लांट या सर्जरी पेशेंट के लिए सेलेक्ट करें जिससे वो इमीडिएट फुल वेट बेयरिंग शुरू कर सकें, ताकि उनका बेड रेस्ट का रिस्क कम हो सके. और यहाँ पे मैं ये पॉइंट भी स्ट्रेस करना चाहूँगा कि बेड रेस्ट किसी भी एज ग्रुप के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एल्डरली पॉपुलेशन के लिए दैट इज़ अ डिज़ास्टर, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बिफोर दे गेट चेस्ट इन्फेक्शंस, अदर इन्फेक्शंस, प्रेशर सोर्स, और उसकी वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे गेट सर्जरी, गेट मोबिलाइज्ड एंड गो टू द टॉयलेट एंड बैक एंड बेड. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर आजकल ये पेशेंट मैनेज होता है.
सर व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू टेक बिफोर सर्जरी? प्री ऑपरेटिव केयर क्या डिफरेंट है जो आप यहाँ पे आके करते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान में लोग नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। आई जस्ट वांट यू टू टेल पीपल कि क्या-क्या हम कर सकते हैं डिफरेंटली प्री ऑपरेटिव? देखिए, प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अंदर सबसे पहले तो इन्फेक्शन रिस्क कम करने के लिए आप क्लोरहेक्सिडीन वॉशेस और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि उनका जो स्किन बैक्टीरिया है वो पेशेंट का कम हो सके। दूसरा, पेशेंट की ऑप्टिमाइजेशन इस तरह करते हैं कि आप रेलेवेंट ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले 1-2 साल के अंदर हमने एटलीस्ट 3 पेशेंट्स को पिक किया प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग में कि उनके थायराइड वाज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। अब अगर आपका थायराइड फंक्शन ठीक नहीं है तो आपकी बोन्स और आपकी वुंड हीलिंग इफ़ेक्ट होती है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप अपनी स्क्रीनिंग के अंदर प्री ऑप ऑप्टिमाइजेशन की अम्ब्रेला के अंडर करेंगे तो उससे फिर आपका रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम होता है। जी सर। एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट? पेशेंट्स को बतानी होती हैं जनरली, व्हाट आर द प्रिकॉशंस? तो पाकिस्तान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट डिसलोकेशन का रिस्क होता है और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए पेशेंट को हम एडवाइस ये करते हैं कि आप ज़मीन पर ना बैठें। इसी तरह ही अपना हिप 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड ना करें और अपनी लेग्स को क्रॉस ना करें। इसी तरह आफ्टर सर्जरी पहले 2 हफ़्ते वो ऑपरेटेड साइट के ऊपर नहीं लेट सकते, ठीक है? इससे वुंड की डिसइंटीग्रेशन का डर होता और बाकी फिज़ियोथेरेपिस्ट ड्यूरिंग देयर स्टे उनको डिटेल्ड गाइड करते हैं कि डूज़ एंड डू नॉट्स क्या हैं आफ्टर अ हिप रिप्लेसमेंट। अच्छा, दीज़ प्रिकॉशंस आर फॉर लाइफ और जस्ट फॉर 3 मंथ्स? देखें इसमें मैं 3 मंथ्स के लिए यूज़ करता हूँ लेकिन बहुत सारे सर्जन्स लाइफ टाइम के लिए भी करते हैं। मेरे ख़्याल में जब से हमारे पास डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट्स आए हैं व्हिच आर मच मोर स्टेबल, आई थिंक इट्स सेफ टू अलाउ देम टू डू व्हाटएवर दे लाइक एट 3 मंथ्स, लेकिन उसमें दे नीड टू यूज़ कॉमन सेंस कि दे शुड नॉट पुश द इम्प्लांट टू द लिमिट। ये डेट्रिमेंटल होता। जी, ठीक है सर। सो व्हाट आर द वेरियस रिस्क फैक्टर्स ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? देखिए, इसमें मेन रिस्क जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक सर्जिकल एरर्स की कैटेगरी में आता है और एक इन्फेक्शन और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखिए, इन्फेक्शन का रिस्क तो वो लेस देन 1% होना चाहिए। सो इफ़ वी डू 100 जॉइंट रिप्लेसमेंट तो उसमें से लेस देन 1% शुड गेट इन्फेक्शन अगर आप अच्छे सेंटर में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेस देन 1% है इस हॉस्पिटल में। और इसी तरह ही रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इज़ देयर, रिस्क ऑफ डिसलोकेशन Dislocation. हिप रिप्लेसमेंट में होता है। ब्लड क्लॉट का रिस्क होता है, उसके लिए हम स्पेशल मेडिकेशन देते हैं टू थिन द ब्लड। इसी तरह ही पेशेंट पेन की शिकायत करते हैं तो उसके लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। बट यूजुअली हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेन रिलेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू नी रिप्लेसमेंट जनरली स्पीकिंग। ठीक है। सो व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इम्प्लांट? हिप रिप्लेसमेंट के बाद हाउ लॉन्ग कैन पेशेंट कितनी देर तक वो पेन फ्री रह सकते हैं रिवीजन के बगैर? देखें अगर इम्प्लांट इज़ वेल फिक्स्ड और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया है ऑन द सर्जिकल साइड, इट शुड लास्ट मोर देन 20 इयर्स। हिप रिप्लेसमेंट। जो प्रेजेंट डे एंड एज के अंदर जो अब हमारे पास इम्प्लांट्स हैं, चाहे वो सीमेंटेड हों या अनसीमेंटेड हों, उनकी लाइफ स्पैन 20 इयर्स प्लस है। और ख़ास तौर पे जब से अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स आए हैं तो दे वर्क रियली वेल। और इसी तरह जो प्लास्टिक या पॉलीएथिलीन है दैट इज़ नाउ हाईली क्रॉस लिंक्ड अवेलेबल। और मेरे ख़्याल में अगर वो यूज़ किए जाएँ तो दिस कॉम्बिनेशन से अभी इस साल जो नेशनल जॉइंट रजिस्ट्री का जो डेटा है फ्रॉम यूके दैट शोज़ के जो सर्टेन स्टेम्स जो कि हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, दे सर्वाइव मोर देन 20 इयर्स इन मोर देन 90% ऑफ द केसेस। दैट इज़ एक्सीलेंट आउटकम। So what kind of implant choice you recommend for young population? Like a patient who is 50 years old and hip arthritis, AVN के साथ present किया. So what is your implant choice for that kind of a patient? देखिए, इम्प्लांट चॉइस जो होती है वो हर सर्जन की डिफरेंट होती है। और इंग्लैंड में भी वो ये कहते थे कि व्हाट एवर वर्क्स बेस्ट इन योर हैंड यू यूज़ दैट। और आपको मार्केट में जब कोई इम्प्लांट अवेलेबल होता है फॉर सर्जन्स और स्पेशली जूनियर सर्जन्स, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इज़ इट समथिंग दे आर कंफर्टेबल विद। अब आई वाज ट्रेन्ड विद पीपल जो कि ज़्यादातर अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ करते थे इंग्लैंड के अंदर और
आई हैव जस्ट कैरिड ऑन यूजिंग दैट, और मैं बहुत कम सीमेंटेड यूज़ करता हूँ, लेकिन आई यूज़ इट स्टिल ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करती है। अगर आपके पास एक यंग पेशेंट है विद एवीएन, माय चॉइस विल बी एन अनसीमेंटेड इम्प्लांट। और जहाँ तक बेयरिंग सरफेस का ताल्लुक है, मेटल ऑन पॉली इज़ द स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें, अब जैसे कल हमने जो केस किया वो 50 ईयर ओल्ड पेशेंट था विद एवीएन, तो उस केस के अंदर सिरेमिक Ceramic by poly. ऑन पॉली विल बी माय चॉइस। मैं सिरेमिक ऑन सिरेमिक को प्रेफर नहीं करता, ऑल्दो इंग्लैंड के अंदर आई यूज्ड टू डू इट, बट पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी का भी इशू था, कॉस्ट का भी इशू था, और इसमें स्क्वीकिंग और फ्रैक्चर का भी रिस्क होता है। तो इस वजह से आई हैव प्रेफर्ड अ सॉफ्ट ऑन हार्ड बेयरिंग विच इज़ metal on poly in older population and ceramic on poly in younger population. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you. Thank you for watching. Stay tuned. If you have any questions, kindly comment below in comment section and we'll try to answer your questions or make a podcast regarding your questions.